मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.5 का पहला सवाल। तो देखते हैं कि इस सवाल में क्या है। तो लिखा है सवाल कि ज्ञात कीजिए निम्न में से किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किसके अनेक हल हैं। ठीक है, तो यदि अद्वितीय हल है उसे बज्रों विधि से हल कीजिए। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्रों विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको एक नई विधि पढ़नी है जिसका नाम क्या है, बज्रगुणन विधि। ठीक है, तो इस विधि में क्या करते हैं आइए समझते हैं। बहुत ही अच्छे समय ना, ध्यान भटकने मत देना इधर उधर, ध्यान यहीं होना चाहिए पूरी तरह से। चलिए ध्यान दीजिए फिर। तो देखिए ये जो समीकरण है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, दूसरी समीकरण है, इसे हम पहली समीकरण मान लेते हैं, और दूसरी समीकरण है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। सबसे पहले लिखा है कि किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसके अनेक हल हैं। तो ये तो आपने पहले ही सीख लिया कि अद्वितीय हल क्या होता है, किसके हल नहीं होते हैं और किसके अनेक हल होते हैं। आइए फिर भी रिवीजन करा देते हैं आपका। एक सेकंड चलते हैं इधर। देखिए ये जो टेबल बनाई थी आपने, यदि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 हो और दूसरी समीकरण हो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तब क्या होता है। तो देखो यही तो है, इसे हम a1x b1y और c1 इज इक्वल टू 0 मान लेंगे। तो देखिए यदि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 हमने ज्ञात करें और b1 बटे b2 ज्ञात करेंगे। ठीक है, और वे दोनों आपस में बराबर ना हो तब क्या होता है, उनका एक अद्वितीय हल होता है। देखिए वे रेखाएँ कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएँ होंगी और कैसी होंगी, संगत होंगी। साथ ही साथ उनका केवल एक ही हल होगा। एक ही हल का मतलब होता है उसका अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और यदि a1 बटे a2 का मान बराबर हो जाए b1 बटे b2 की, लेकिन c1 बटे c2 के मान के बराबर ना हो, तब वे रेखाएँ कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। और इस तरह की रेखाएँ क्या होती हैं, असंगत होती हैं और उनका जो है कोई हल नहीं होता। कोई हल नहीं होने का मतलब क्या है, ये कहीं भी टच नहीं करती हैं। ये रेखाएँ सीधी निकल जाती हैं, कहीं भी टच नहीं करती हैं। ठीक है, ये आप जानते ही हैं, पहले ही बता चुके हैं हम इनके बारे में। और यदि a1 बटे a2 का मान, b1 बटे b2 का मान और c1 बटे c2 का मान तीनों बराबर हो जाएं, तब रेखाएं कैसी हो जाएंगी, संपाती हो जाएंगी। संपाती का मतलब ये होता है एक के ऊपर एक। ठीक है, और इनके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं और ये रेखाएं संगत कहलाती हैं। अनेक हल का मतलब इसमें जो है कई बिंदु टच करते हैं इसके लिए, तो इस कहते हैं कि अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर यही ध्यान देना कि किसका अद्वितीय हल है और किसका कोई हल नहीं है और किसके अनेक हल हैं। ठीक है, तो समझ हो गए। a1 बटे a2 बराबर इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 है, तब क्या होते हैं, उसके अद्वितीय हल होता है उसका। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखो सबसे पहले a1 बटे a2 ज्ञात करते हैं कि है क्या है इसमें। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 तुलना कर दीजिए। a1 की जगह कितने यहाँ पे देखिए, a1 की जगह क्या है, x गुणा में क्या है, x गुणा में जो होता है वो a1 होता है, y गुणा में जो होता है वो b1 होता है, और जो अकेला होता है, अलग होता है, तो वो सब होता है c। ये हो गए -3। इसी तरह से यहाँ देखिए x गुणा में 3 है, y गुणा में -9 है और c की जगह कितने हैं, -2 हैं। ठीक है, तो ये हमने मान ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, a1 बटे a2 ज्ञात करना है, फिर b1 बटे b2 ज्ञात करना है और फिर c1 बटे c2 ज्ञात करना है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर ना हो तब क्या होगा, चलिए ज्ञात करते हैं। पहले a1 की जगह कितने हैं, 1 बटे 3 a2, यहाँ देखिए -3 बटे -9, यहाँ रख दीजिए -2 और -3 बटे -2। ठीक है, तो देखिए यहाँ तो 1/3 के 1/3 रहेंगे। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया
और 3 एकम 3 और 3 3 9, तो यहाँ से आ गए 1/3। देखिए A1 ये A1/A2 और B1/B2 क्या हो गए, बराबर हो गए। देखिए ध्यान से जरा, A1/A2 बराबर हो गए B1/B2। इसे काट दीजिए तो ये तो 3/2 के 3/2 ही रहेंगे, इसमें तो कुछ होगा नहीं। तो यहाँ से जो निकल कर आया क्या निकल कर आया, अतः ध्यान दीजिए A1/A2 इज इक्वल टू है, मतलब ये बराबर किसके हैं, इसके, मतलब B1/B2 के। ठीक है, ये बराबर है इसके, लेकिन C1/C2 के बराबर। देखिए C1/1/3 1/3 और 3/2, ये क्या है, ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या कर देंगे, काट देंगे। ये बराबर नहीं है इसलिए हमने इसे काट दिया। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई, देखिए ज़रा ध्यान से देखिए, ये बन गई A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और C1/C2 इज नॉट इक्वल टू। तो ये बराबर नहीं है, तो तब रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं और इनका कोई हल नहीं होता है। इसे हम क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका कोई हल होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, लिख देंगे अतः इन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अतः इन समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं होगा। अब उन्होंने क्या कहा था कि अगर अद्वितीय हल है तब इसे जो है बज्रगुणन विधि से हल कीजिए, तो इसे बज्रगुणन विधि से हल करना नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है। बस आप यहीं आंसर लिख देंगे इसका। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल हमारा 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8। ये हमारी समीकरण पहली हो गई, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, पहला मान लिया इसे, दूसरा मान लिया। तो देखिए सबसे पहले तो हमें वही याद करना है कि इसके जो है कितने हल होंगे, एक है या अनेक हैं या कोई हल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, A1 का मान ज्ञात करते हैं, फिर A2 का, B1 और B2 और C1 और C2, इन सब के क्या करेंगे, पहले हमें मान ज्ञात करना है कि इनके मान कितने होंगे। देखो जो सबसे पहले सीखा करोगे तरीका क्या करने का। ठीक है, सवाल को करने का तरीका क्या करें, तो आप तरीका जान जाओगे तो सवाल आप पूरा कर ले जाओगे। उसके बाद क्या करोगे, आप A1/A2 ज्ञात करोगे, उसके बाद B1/B2 ज्ञात करना है, उसके बाद ज्ञात करेंगे हम C1/C2 ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 कंडीशन होती हैं, तो पहले यही लिख लीजिए। देखिए A1 के जगह कितने हैं, A1 देखो पहली समीकरण के लिए 1 है और ये दूसरी समीकरण A2। ठीक है, तो A1 कितने हैं 2 और B1 देखो बाई गुणाम कितने हैं, जब कुछ नहीं होता है तो क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। और C1 के जगह कितने मान लेते हैं, ये कितने हैं 5। देखिए ध्यान दीजिए जरा, अगर C1 इधर होते तब -5 आते, तो माइनस के 8 भी आते। ठीक है, क्योंकि अगर ये नहीं है कि 5 इधर हैं और 8 इधर होते, या तो दोनों इधर हों या दोनों इधर हों। ठीक है, या तो बराबर 0, जैसे हमारे इसमें देखिए दोनों के बराबर क्या है 0, इसमें भी बराबर 0, तो बराबर 0 है तो तब दोनों में ही है। अब ये नहीं है, मान लो एक में = 0 है और एक में एक में संख्या लिखिए बराबर के इधर, तब वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दोनों संख्याएं इधर हैं तो हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखिए A2 कितना है, A2 है x गुणा में जो होता है वो A2, y गुणा में हो गया वो b हो गया, तो ये 2 हो गए और c की जगह आ गए 8। ठीक है, देखो समझ गया नहीं। अब क्या करना, A1/A2 तो 2/3 हो गए, A1/A2 कर दिया, B1/B2 कर दो 1/2 हो गए और ये 5/8 हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, बटे में कर दी सब। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, A1/A2 और B1/B2 बराबर है क्या, देखिए ध्यान से देखिए ज़रा, क्या ये दोनों बराबर हैं, 1/2 और 2/3 बराबर है, नहीं बराबर है ना, तो इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, ये क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम क्या कर देंगे कि इनका एक अद्वितीय हल है, लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल है।
कैसा हल है? एक अद्वितीय हल है। इनका क्या है? एक अद्वितीय हल है। अब जब अद्वितीय हल है तब क्या होगा? तब जो है इन्हें वज्रों विधि से हल करना है। ठीक है, तो इस सवाल को हमें किससे करना है? वज्रों विधि से हल करना है। ये सवाल देख लीजिए। तो सबसे पहले वज्रों विधि होती क्या है ये समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको सवाल समझाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वज्रों विधि होती क्या है। तो आइए देखते हैं कि वज्रों विधि होती क्या है, उसके बाद सवाल पे चलेंगे। ठीक है, ज़रा 2 मिनट इधर ध्यान से समझिए जरा। अगर आप ये अच्छे समझ गए तो वज्रों विधि आप आराम से कर ले जाओगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारी समीकरण दे रखी होती है उसे हम मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पहली समीकरण मानते हैं इसे। दूसरी समीकरण मानते हैं जैसे हमारे सवाल में दे रखा था। हमारे सवाल, चलिए उदाहरण लेके चलते हैं। 2x प्लस y 2x प्लस y बराबर, इधर बराबर लगा था। बराबर कितने थे? बराबर देखिए, बराबर 5 थे। तो 5 को हम ले आएंगे इधर। जब इधर ले आएंगे तो ये हो गए -5। अब बराबर 0। ठीक है, इसकी तरह कर लिया हमने। इसी तरह से दूसरी समीकरण उतार लेंगे हम। 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y और बराबर क्या था? बराबर थे 8। 8 को हमने ले आएंगे बाईं तरफ। तो बाईं तरफ ले आएंगे तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। ये भी हमने क्या होगा? माइनस का होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो देखिए, ये समीकरण जो दे रखी है वो किसके तरह दे रखी है? इस तरह की दे रखी है। तो इसमें a1 की जगह क्या है? देखिए जरा, a1 a2 b1 b2 c1 c2। a1 की जगह कितने हैं? 2, b1 की जगह 1 है और c1 की जगह -5 हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए a2 की जगह कितने हैं? 3, b2 की जगह कितने हैं? 2 और यहाँ -8। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। ये हम सवाल भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर समीकरण इस तरह से दे रखी हूँ तब वज्रों विधि में क्या तरीका होता है वो समझिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? x के बटे में लिखे हैं, y बटे लिखेंगे और 1 बटे लिखेंगे। अब यहाँ से तरीका हुआ किसका? वज्रों विधि का, कि किस तरह से हम सवाल को करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब x के नीचे आपको लिखना है, ध्यान से समझिए, यही बस यही पॉइंट है इसमें समझने का, और कुछ नहीं है। अगर आप ये समझ जाओगे तो वज्रों विधि आराम से कर ले जाओगे। तो देखिए, जब हमें x के नीचे लिखना होता है तो x वाला पद छुपा लीजिए। छुपा लिया, ये देखिए x वाला पद हमने छुपा लिया। देखिए, x के नीचे हमें लिखना है तो x वाला पद छुपा लिया। तो यहाँ पे क्या आया? b1 और बटे b1 b2 b1 b2, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, b1 b2 और यहाँ पे क्या बचा? c1 c2। ये बात समझ आई? देखिए, x के नीचे लिख रहे हैं तो b1, इधर से शुरू करते हैं, b1 b2 c1 c2 c1 c2। अब ये c1 c2 जो आए उसे आगे बढ़ा दीजिए। c1 ये वाला ठीक आगे लिख दीजिए। ठीक है, जो यहाँ था उसे आगे लिख देंगे, यहाँ जो आएगा उसे हम आगे लिख देंगे। ठीक है, अब आगे बाई पे चलिए। तो बाई पे चले गए, लीजिए। तो बाई पे चले, हमने बताया दाईं तरफ से लेके आते हैं। देखिए, अगर ना लिखते हैं यहाँ पर हम तब भी बता रहे हैं। बाई वाला जब लिख रहे हैं तो बाई वाला छुपा लीजिए। छुपा लिया, इधर से लिखते हैं दाईं तरफ से। तो c1 c2 c1 c2। अब क्या बचा? a1 a2 a1 a2 बचा। हो गए चारों। अब 1 के नीचे लिखेंगे। 1 मतलब अचर संख्या, अचर संख्या मतलब c के नीचे। तो ये c छुपा लीजिए अब। ठीक है, तो ये a1 बटे a2 आगे बढ़ा दीजिए, और नहीं बढ़ा रहे तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, a1 a2 ये वाला आगे लिख लीजिए आप। ठीक है, और नहीं लिखना चाह रहे तो a1 a2 और b1 b2 b1 b2। यहाँ तक समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए, a1 जब हम x के नीचे लिखेंगे तो इसे छुपा लेंगे। b1 b2 c1 c2। y के नीचे लिखेंगे तो ये फिर से छुपा लेंगे y।
ये आ गया C1 C2 और ये आ गया A1 A2 ये वाला, ठीक है। जब 1 के नीचे लिखेंगे तो A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2, ठीक है। इतना करने के बाद हम करते हैं इसकी गुणा पहले इससे, पहले इसकी गुणा इससे, पहले इसकी गुणा इससे, ठीक है। बीच में लगाते हैं माइनस। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए ज़रा। तो x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए B1 की किससे गुणा करेंगे C2 से। देखिए अब चाहें तो आप क्या करिए इन सब के मान लगा दीजिए, ठीक है। चलिए मान ही लगा देते हैं, उसके बाद गुणा करेंगे, आसान रहेगा थोड़ा सा। तो A1 अब यहाँ क्या B1 ये कितने हैं देखिए। अब आप सवाल ले लीजिए, सवाल पाते हैं अब हम, ठीक है। ये तो तरीका था किस तरह से करते हैं बज्रों विधि। अब हम सवाल पे चलते हैं। सवाल हमने यहाँ उतार लिया। A1 क्या है, A1 देखिए क्या है, A1 जगह 2 हैं, B1 की जगह 1 है और C1 की जगह -5 है। इसी तरह से A2 B2 और C2, ठीक है। यहाँ मान लगा दीजिए A1 B1 A2 और B1 B2 C2 सबके मान लगा दीजिए, ठीक है, जितने भी C2 B2 हैं। तो B1 का कितना है 1, ठीक है। B2 कितना है 2, C1 कितना है -5 और C2 -8, -5 आ गए, -8 यहाँ आ गए। अब क्या बचा इधर A1 A2 मतलब 2 3 यहाँ आ गए। अब क्या बचा B1 B2 मतलब 1 2। हमने क्या बताया गुणा करने हैं, इनकी इससे गुणा करनी है और बीच में क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। बहुत अच्छे समझना ये सवाल, बज्रों में विधि बार बार नहीं समझाते हैं, इसलिए एक बार आप अच्छे समझ लेना। देखिए हमें बताया था बीच में क्या लगेगा माइनस, और इसकी गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, इसकी गुणा करके यहाँ लिखिए, ठीक है। बीच में लगेगा माइनस, इनकी गुणा यहाँ करके लिखना और इसकी गुणा यहाँ लिख देना, ठीक है। चलिए ये हमने आपको तैयार कर दिया। तो गुणा करते हैं 8 एकम 8, चिन्ह आएगा माइनस का, तो ये आ गया आपके -8, ठीक है। अब बीच में हमने माइनस लगा रखा है पहले से, ठीक है, आपको कुछ सोचना नहीं है। अब 5 दूनी 10 और चिन्ह आएगा माइनस का, ठीक है। 5 दूनी 10 और चिन्ह आएगा माइनस का। अब यहाँ देखिए 5 तियाँ 15 और चिन्ह आएगा माइनस प्लस माइनस, गुणा कर रहे हैं ना तो माइनस प्लस माइनस। 8 दूनी 16 और चिन्ह प्लस माइनस माइनस। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। पहले गुणा किसी कर रहे हैं, इसकी कर रहे हैं पहले, तो उस जो पहले गुणा करते हैं उसे आगे लिखते हैं, बाद में गुणा करेंगे उसे बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए x बटे y बटे और 1 बटे। अब 2 चिन्ह जहाँ दिखाई दे रहे हैं वहाँ सही कर लीजिए, जहाँ 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वहाँ आप सही कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया आपके -8 और ये माइनस प्लस के 10 हो गए। यहीं इस तरह से यहाँ देखिए ये हो गए आपके -15 माइनस प्लस के 16 हो गए, ये 4 और -3, ठीक है। अब आप जोड़ घटा कर लीजिए, देखो जोड़ना घटाना रह गया और कुछ नहीं बचा इसमें। अब इस तरह से लिखते जाएंगे। देखिए यहाँ 10 में से 8 हटा देंगे, प्लस के 2 बचेंगे। 16 में से 15 घटा देंगे, प्लस का 1 बचेगा। 4 में 3 घटा देंगे, 1 बचेगा, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 पार्ट कर लेने हैं और 2 पार्ट करने के बाद x बटे x वाला पद इधर लिख देंगे और y वाला पद जो है इधर लिख देंगे, y बटे 1, ठीक है। और बराबर में क्या लिखा था 1 बटे 1 और इधर भी हम लिख देंगे 1 बटे 1। क्यों कर देंगे समझ लीजिए। देखिए ये तीनों क्या है आपस में बराबर हैं, तो इसके बराबर हमने इसे कर दिया और इसके बराबर भी इसे कर दिया, ठीक है। 1 बटे 1, यहाँ 1 बटे 1 है। x का मान निकालने क्या करोगे, x बराबर हो जाएंगे, ये 2 कहाँ जाएंगे ऊपर जाएंगे, 2 बटे 1। 1 दिखते नहीं आप जानते ही हो, तो x के मान आ गया 2। इसी तरह से देखिए y बराबर 1 कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो 1 बटे 1 लिख दीजिए। इसके लिए 1 बटे में जो होता है उसे लिखते नहीं, तो y बराबर कितने आ गए 1 आ गया। तो ये हमारे आप ये जो क्या आ गए आंसर आ गए दोनों कौन सी विधि से, बज्रगुणन विधि से। तो बज्रगुणन विधि अच्छे समझ आ गई। चलिए अगला सवाल और देखते हैं।
आइए बच्चों अब अगला सवाल देखते हैं, पहले का तीसरा। ठीक है, प्रश्नावली आपकी वही चल रही है 3.5। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, जो समीकरण दे रखी है वहाँ से हम पहले तुलना कर लेंगे और A1 का मान निकाल लेंगे, A2 का मान निकाल लेंगे और A3 का मान निकाल लेंगे। इसी सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया, A1 ये B1 होगा और ये क्या होगा C1 होगा। ठीक है, A1 B1 और C1, इसी तरह से A2 B2 और C2। ठीक है, तो A1 B1 और C1, इस तरह से A2 B2 और C2 को मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए A1 बताइए कितने होंगे, यहाँ पर कितने होंगे, x के गुणाम होते हैं वो क्या होता है A1 होता है, तो ये 3 हो गए। B1 क्या होता है, जो y गुणाम होता है -5 हो गए। ठीक है, और ये क्या है C1 क्या है 20 है। इसी तरह से ये 6, ये -10 और ये 40। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, A1 बटे A2 ज्ञात करना है, उसके बाद B1 बटे B2 ज्ञात करना और क्या ज्ञात करना है C1 बटे C2। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें बहुत सारे मान चाहिए, इनके मान हम निकाल चुके हैं, 3/6 और ये -5 बटे -10 और ये 20/40। ठीक है, देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने आ गए 1/2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने आ गए 1/2, माइनस से माइनस कट गया, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, कितने आ गए 1/, देखिए 20 एकम 20, 20 दूनी 40, कितने आ गए 1/2। तो आपने ध्यान से देखा होगा, इसे काटा 1/2, इसे काटा 1/2, इसे काटा 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A1 बटे A2 बराबर हैं B1 बटे B2 के और ये बराबर हैं C1 बटे C2 के। तीनों क्या हैं, बराबर हैं। जब तीनों बराबर होते हैं तब क्या होता है कि उसके जो है अपरिमित रूप से अनेक होल होते हैं। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण युग्मों के अनेक हल होंगे या अनेक हल हैं। ठीक है, समझ आया। चलिए चौथा सवाल देखते हैं इसका बर्जों विधि से। तो चौथा सवाल है हमारा, x - 3y - 7 = 0 और दूसरे समीकरण 3x - 3y - 15 = 0। ये समीकरण पहली, ये समीकरण हो गई हमारी दूसरी। ठीक है, तो देखिए वो तो हमें ज्ञात करना ही है कि इसके एक हल है या अनेक हल हैं, अद्वितीय हल है या नहीं है। जब अद्वितीय हल होगा तभी हम इसके लिए जो है बर्जों विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हम वही याद करेंगे, A1 बटे A2। चलिए डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, B1 बटे B2 अब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पहले A1 A2 का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद C1 बटे C2 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें रखते हैं, तो अब डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, मान निकालते हैं, सीधे सीधे रख लेंगे। देखिए A1 का मान कितना है 1 और A2 का मान 3। B1 का मान कितना है -3 और ये भी -3, ये -7 और ये -15। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो देखिए 1/3 यहाँ नहीं कटेंगे, लेकिन ये तो कट गए, कितने आ गया, इसका मान आ गया 1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, ये भी 7/15 के 7/15 ही रहेंगे। तो देखिए ये इसके बराबर हैं, A1 बटे A2 बराबर है क्या B1 बटे B2 को, बताइए। बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं होता तो इसके क्या होंगे, अद्वितीय हल होगा इसका। ठीक है, अतः दिए गए समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल
होगा। ठीक है, जब अद्वितीय हल होगा तो चलिए अब इसे हल करते हैं कौन सी विधि से, बज्रगुणन विधि से। तो बज्रगुणन विधि से ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, मान चाहिए बस। चलिए रखते हैं एक्स बटे बराबर वाई बटे बराबर 1/। ठीक है, तो देखिए a1 का मान कितना है। देखिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं, x के नीचे लिखेंगे तो x वाला पद छुपा लेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, x के नीचे लिखेंगे, छुपा लिया हमने x वाला। यहाँ आ गए -3 और -3। ठीक है, और यहाँ आ गए -7 और -15। ये -7 और -15 हमने यहाँ उतार दिए। अब क्या रखेंगे, बाई वाला छुपाइए। ये देखिए -7 -15 हमने यहाँ उतार दिए, बचे क्या, 1 बचा, 3 बचे। 1 3 हमने यहाँ उतार दिए, ये छुपा लीजिए। कितने बचे, -3 और -3। ठीक है, देख लीजिए एक बार, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। x वाला पद हमने जब लिखा तो x वाला छुपा लिया, तो -3 ही आ गए। ये -7 -15 ही आ गए। ठीक है, बाई वाले के नीचे लिखेंगे तो बाई वाला छुपा लिया, तो -7 -15 ही आ गए। और 1 x गुणा में 1 होता है तो 1 और 3 ही आ गए, x गुणा में 1 और x गुणा में 3। ठीक है, जब 1 के नीचे लिखेंगे तो ये छुपा लिया हमने। ठीक है, तो ये 1 और ये 3 1 3 और ये -3 बाई वाला। ठीक है, समझ आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे पहले। ठीक है, पहले इसकी गुणा इससे करेंगे, पहले हम इसकी गुणा इससे नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना बस। देखिए x बटे वाई बटे और 1/, बीच में क्या लगा लेते हैं, माइनस लगा लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाएंगे ये। ठीक है, तैयार हो गया, तो इसमें भर दीजिए ले गुणा करके। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 15 3 45, ये आपके 45 लिख दिया हमने। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और 7 3 21, यहाँ लिख दिए 21। फिर इस गुणा ऐसा करो, 7 3 21 और चिन्ह आएगा माइनस प्लस माइनस का। ठीक है, अब इस गुणा कर दीजिए, 15 कम 15, ये आ गए -15, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इस गुणा ऐसा कर दीजिए, तो 3 कम 3 -3 और ये 3 3 9 -9 जब। ठीक है, आइए अब जहाँ 2 चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वहाँ आपको एक चिन्ह करना है, x बटे वाई बटे और 1/। तो 45 में से क्या करेंगे, 21 घटा देंगे, तो 5 में से 1 गया 4 और ये आ गया आपके 2। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस के 21 और माइनस माइनस हो गए प्लस के 15। इसी तरह से यहाँ देखिए माइनस के 3 और प्लस के 9 हो गए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सवाल आपका लगभग हो गया। ये x बटे कितने हैं, 24 हैं। यहाँ आपको क्या करना है, 21 में से 15 घटा दीजिए, कितने बचे, 6। चिन्ह सही, ठीक है, चिन्ह बड़ी संख्या सामने का। 9 में से 3 गए, ये आ गए आपके 6। अब आपको क्या करना है, देखिए 21 में से 15 घटा दिए -6, और ये 9 में से -3 घटा दिए तो प्लस के 6। ठीक है, बड़ी संख्या प्लस के 9 है तो ये प्लस के 6 आ गए। अब यहाँ से आप 2 पार्ट कर लीजिए, एक तो x के लिए और एक y के लिए। x बटे कितने हैं, 24 हैं, और यहाँ y बटे कितने हैं, -6 हैं। बराबर में कितने, इसके बराबर भी ये, इसके बराबर भी ये, तो 1/6 इसके और 1/6 इसके। ठीक है, तो देखिए x बराबर हो गए, ये गुणा वाली चीज़ें आती है भाग में, 24/6, 6 चौक 24, तो x बराबर कितने आ गए, x बराबर कितने आ गए, 4। इसी तरह से यहाँ देखिए y बराबर -6 ऊपर, ये -6 ऊपर चले जाएंगे, बटे में 6, 6 एकम 6, तो y बराबर कितने आ गए, -1। ठीक है, ये आपका आ गया y का मान आ गया। तो बहुत ही आसान विधि है ये बज्रगुणन विधि से समीकरणों को हल करना। इसमें आपके 4 सवाल थे, जो कि आपको चारों सवाल हमने आपको हल करा दिए हैं बज्रगुणन विधि से।
इसमें जो भी उदाहरण दे रखे हैं उन्हें आप इसी तरीके से हल कीजिए, और जो बात आपको समझ में नहीं आए या जो लाइन समझ में आपको नहीं आ रही है वो आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम आपको अगली वीडियो में समझाते हैं।